हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जहां भारत महाशक्ति बन रहा है, विश्व का नेता बन रहा है, वहीं हम भीख मांग रहे हैं। याद रखिएगा, ये पूरी परिचर्चा क्यों चर्चा में आई, पाकिस्तान की इस परिस्थिति के पीछे के कारण क्या हैं और क्या भारत के लिए ये परिस्थितियां सकारात्मक है कि नकारात्मक है, इन सारे मुद्दों को इस छोटी सी परिचर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे। मुद्दा शुरू होता है पाकिस्तान के IMF द्वारा ऋण लेने पे। IMF ने पाकिस्तान को $1.1 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। ऐसे समय में ही विपक्ष के नेता फजलुर रहमान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जहां इस्लामिक राष्ट्र यानी पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो रहा है, वहीं भारत सक्रिय रूप से महाशक्ति बन रहा है, विश्व के नेता के तौर पे उभर रहा है। यहां पे इन फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भी निशाना साधा और यह कहा कि हम कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी बड़े स्तर पे हमारे देश में पतन हो रहा है। यहां पे इन्होंने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दीवारों के पीछे कुछ शक्तियां हैं जो हमें नियंत्रित कर रही हैं, वो निर्णय लेते हैं, हम सिर्फ कठपुतली हैं। यानी यहां पे कहीं ना कहीं यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे अपनी नीति निर्माण, अपने निर्णय खुद नहीं ले रहा है, बल्कि अन्य देशों के आधार पे वो अपनी नीतियों को निर्धारित कर रहा है। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो भी धराशाही हो रही हैं। कहा सरकारें महलों में बनती हैं और नौकरशाह तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा। यानी जनता की भागीदारी डेमोक्रेसी में कम से कम है। और वैसे भी यदि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे नजर डाली जाए तो वहां पे कोई लोकतंत्र लगातार टिक के नहीं रह पाया है। ध्यान रखिएगा, वहां पे सैन्य तख्ता पलट के काफी सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी सरकार लगातार चलने में विफल रही है पाकिस्तान के अंदर। यानी राजनीतिक अस्थिरता का भी एक बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में। यहां पे इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब इस तरीके की अस्थिरता होती है किसी देश में, तो हमने अपने देश को ठहराव का शिकार बना दिया है और ऐसे देश प्रगति नहीं कर पाते हैं। इस IMF समझौते के बाद इन्होंने इस तरीके की टिप्पणियां की। अब यदि हम एक चार्ट के माध्यम से यह समझने का प्रयास करें कि पाकिस्तान की ऐसी हालत के जिम्मेदार कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, भारत को सबसे बड़ा खतरा मानना। भारत को सबसे बड़ा खतरा मानना। ध्यान रखिएगा, जब भी ये भारत को सबसे बड़ा खतरा मानने की नीति को इन्होंने अपनी केंद्रीय नीति के तौर पे रखा है, तो इन्होंने अपने रक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च किया, अपने रक्षा बजट पे बहुत ज्यादा खर्च किया। ऐसे में जो दूसरे क्षेत्र थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम कृषि विकास की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अवसंरचना की बात करें, इन सारे मुद्दों पे पाकिस्तान कहीं ना कहीं पिछड़ चुका है बड़े स्तर पे। यदि हम शिक्षा की बात करें तो पाकिस्तान अपनी GDP का मात्र 0.7% खर्च करता है शिक्षा पे। जब आप शिक्षा नहीं दोगे, जब आप स्किल डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिल पाएगा? एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने अमेरिका और CIA के कहने पे अपने देश में जिहादियों को उत्पन्न किया। आज वही जिहादी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के समक्ष सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। यदि आप 2023 के एक डेटा पे यकीन करो तो 2023 के शुरुआती 6 महीने में पाकिस्तान में 250 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए। तो जब इतनी ज्यादा अस्थिरता है, इतनी ज्यादा असुरक्षा है, तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रोजगार नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि भी उससे प्रभावित होगी। तो यहां हम देख सकते हैं कि आर्थिक जो क्राइसिस है, आर्थिक जो संकट है, वो बड़े स्तर पे पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में देखा जा रहा है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि वहां पे अलग राज्यों की मांग, विशेष तौर पे बलूचिस्तान जैसे जो राज्य है वो पाकिस्तान से अलग मांग करते रहते हैं, तो सुरक्षा के खतरे वहां से भी उत्पन्न होते हैं पाकिस्तान के समक्ष।
अगला मुद्दा यदि हम देखें तो पाकिस्तान दूसरे देशों पे काफी ज्यादा निर्भर है। विशेष तौर पे पहले पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू था और वर्तमान में पाकिस्तान चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। सीपैक के मुद्दे पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कई मांगों को जब चाइना ने नहीं माना तो चाइना अभी वो सीपैक जो अवधारणा है वो भी अधर में लटकी हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं एक विफल स्टेट साबित हुआ है। जो स्टेट अपने राज्य के लोगों की स्थिरता को या सुरक्षा को संरक्षित ना कर सके उसे हम फेलियर स्टेट ही कहेंगे। तो इस पूरे के पूरे परिदृश्य में विपक्षी नेता का यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही सिद्ध होता है। दूसरा मुद्दा, क्या भारत के लिए ऐसा फेल स्टेट एक सकारात्मक परिणाम लाएगा कि नकारात्मक परिणाम लाएगा? यदि इस संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। यदि पड़ोसी देश में इस तरीके की क्राइसिस आएंगे तो ध्यान रखिएगा ये भारत के लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां नॉन स्टेट एक्टर्स को फायदा मिलेगा। इससे नॉन स्टेट एक्टर्स बढ़ेंगे, आतंकवादी बढ़ेंगे, तो भारत की सुरक्षा और स्थिरता के समक्ष ये नॉन स्टेट एक्टर्स एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में यदि हमारा पड़ोसी देश शांत रहे, सुरक्षित रहे और विकसित अवधारणा में जाए तो वो दोनों देशों के हितों के लिए बेहतर होता है। इसलिए जो लोग खुश होते हैं इस तरीके की अवधारणाओं पे, तो वो भारत के लिए एक पॉजिटिव, भारत क्या किसी भी पड़ोसी देश के लिए वो पॉजिटिव साइन नहीं होता है। एनीवे, इसमें भारत कर भी क्या सकता है? पाकिस्तान ने जो बोया है उसे ही काट रहा है ना। एक तरीके से आतंकवादियों को प्रमोट किया कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए, और अब वो आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पे ही अस्थिरता फैला रहे हैं, असुरक्षा फैला रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा परिदृश्य इसी चर्चा से जुड़ा हुआ था। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संकटग्रस्त पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है, ध्यान रखिएगा। तो अभी देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस ऋण का भी जो एक तरीके से शिक्षा, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना इसमें निवेश करता है कि इस ऋण को भी भारत विरोधी गतिविधियों में ही खर्च कर देता है। आने वाला समय यह बताएगा कि पाकिस्तान किस दिशा में पहुंच पाता है। यहां पे एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, जब भी किसी देश में अतिवादियों को प्रोत्साहन दिया जाता है ना, धर्म के नाम पे, जैसे पाकिस्तान में धर्म के नाम पे अतिवादियों को प्रोत्साहन दिया गया, इसी का परिणाम आप देख सकते हो कि वहां पे अल्पसंख्यक या गैर मुस्लिम्स पहले 23% थे, वही आज 3% के आसपास हो गए हैं। तो ये अतिवादी, भले ही अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो गई, लेकिन फाइनली देश किस गर्त में गया उसे हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आशा करती हूं न्यूज समझ में आई होगी और पाकिस्तान के परिदृश्य को हमने इस छोटी सी परिचर्चा में समझने का प्रयास किया। दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। सुपर लर्निंग डेज ऑफर चल रहे हैं। यदि आप आज रात यानी 30 अप्रैल रात 12 बजे तक एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बैच मात्र 27,999 का मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल के जस्ट बाद यानी 1 मई से ये फीस बढ़ जाएगी। यदि एडमिशन लेना है तो रात 12 बजे से पहले ले लो। LD लाइव कोड के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, LD लाइव कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो देर किस बात की, फटाफट जाओ एडमिशन ले लो। 13 से 14 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फाउंडेशन बैच है जिसमें PT, मेंस, इंटरव्यू सब इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। यदि आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, इतिहास और PSIR, ये 2 ऑप्शनल हमारे एक तरीके से स्टडी IQ IAS पे शुरू हो रहे हैं। 6 मई से इनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो यदि एडमिशन लेना है तो लिंक पे जाओ, एडमिशन ले लो। LT लाइव कोड का प्रयोग करोगे तो आज रात 12 बजे से पहले यदि एडमिशन लोगे तो आपको ये बैच मात्र 14,999 में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सेम नाम से है ललिता दहिया अकेडमी, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे इसी तरीके की नई परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।